नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इमरान खान जो है वो रसिया का दौरा करने वाला है और रसिया का दौरा उस टाइम पे हो रहा है जब यूक्रेन से जो रसिया का मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत सारे जो कंट्री हैं वो जो रसिया है उसके खिलाफ़ हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इमरान खान का जो दौरा है इसके पहले पाकिस्तान में भी कई लोग ये बात करना स्टार्ट कर दिया है कि आखिरकार जो हमारी पॉलिसी है वो क्या रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता हो कि जो पाकिस्तान है वो ऐसा देश है वो या तो चाइना के साथ रहना चाहता था या फिर वो अमेरिका के साथ रहना चाहता था। तो कहीं ना कहीं उसको गोद ढूंढने की आदत है और इसीलिए पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान रोज़ IMF वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचता है और दोस्तों आपको पता होगा कि IMF वर्ल्ड बैंक में जो अमेरिका है उसकी क्या अहमियत है और अभी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी जो आवाम है कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि भारत से हमें सीखना चाहिए कि भारत दोनों देशों को कैसे एक साथ मिला के अपना काम निकाल रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के रूस दौरे पर क्या कहती है। नहीं हो सकता कि जी आज कैंसिल कर दिया और परसों चले जाएंगे या अगले दिन चले जाएंगे। और ये भी हमें मालूम नहीं है कि ये जो यूक्रेन का मामला ये कितने अरसे तक चलेगा। इस दौरे की बहुत अहमियत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना में ये फैसला हुआ था कि ये रूस का दौरा किया जाएगा और चाइना और रशिया के ताल्लुकात आपको मालूम है और चाइना, रशिया और पाकिस्तान जो करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के सिलसिले में वो अच्छी तरह आपको मालूम है। तो हमारे बहुत गहरे इंटरेस्ट है इस चीज में कि जल्द अज जल्द ये दौरा हो और ये तीनों मुल्क की उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और ये अफगानिस्तान के सिलसिले में आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि इसके टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मल्टीलैटरलिज्म होता है दुनिया में, क्या हमारा जो है यूक्रेन के मामले से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतराज होगा। यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आया है और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वजीर आजम इमरान खान को इस दौरे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें इस मसले को हल कराने के हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। उनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और इमरान खान साहब क्या वाकई इसमें आपकी नजर में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें दो बातें हैं देखने की। एक तो ये है कि सालसी का किरदार सिर्फ उस वक्त अदा होता है जबकि दोनों मुल्क चाहें। तो यूक्रेन के और वो भी एम्बेसडर का बयान है, तो कोई इतने बड़ी शख्सियत का बयान नहीं है यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात यह है कि रूस ने आपको कुछ नहीं कहा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की लेवल है, अमेरिका और रूस के दरमियान डायरेक्ट क्लैश है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई बनता है, पाकिस्तान की कोई ऐसी लेवल नहीं है बैनुल अक़वामी अमूर में कि वो अमेरिका और रूस के दरमियान कोई सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश करे, बल्कि वो तो चीन और अमेरिका के दरमियान भी नहीं कर सकता, जो कि पहले ये बात की गई। तो इंसान को अपना जुस्सा देखना चाहिए, अपनी हैसियत देखनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस मामले से जितना दूर रह सके उतना दूर रहना चाहिए, इसका जिक्र तक नहीं करना चाहिए वहां। लेकिन मगरिब इसको किस तरह से देखेगा इमरान खान साहब का दौरा? क्योंकि आपने जिस तरह पहले कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये दौरे इस तरह तो नहीं है कि वो रीशेड्यूल हो जाए, ये पहले से तयशुदा तारीखें थी और इसमें मामलात इस नैच पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हीं तारीखों में अब दौरा भी आ गया है। लेकिन मगरिब इस दौरे को किस नजर से देखेगा? देखिए जी, मगरिब तो साफ ज़ाहिर है कि जो उनको चीज सूट ना करे उसको कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा। लेकिन फिर यह है कि आप अपनी खारजा पॉलिसी को यरगमाल तो नहीं बना सकते इस बात पर कि कोई क्या सोचेगा और कोई इसको कैसे देखेगा। हमें अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है। आप देखिए कि हिंदुस्तान ठीक है, हमसे बड़ा मुल्क है, वो रूस के से हथियार भी खरीदता है, वो ईरान के साथ अपने तजारत भी तेल की करता रहा है, जो कि अभी मेरा ख्याल है बंद कर दी है। तो जब आप कोई काम करना चाहें और करने पर आमादा हो जाए तो जो जिस नजर से भी देखे उनकी नजरें कुछ देर के बाद खुद दूसरी तरफ चली जाती हैं। एक जानिब तो जनरल साहब इमरान खान साहब बार बार एब्सोल्युटली नॉट और उसके बाद जो दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की सिचुएशन है वो जाहिर है वो पहले जैसी बात नहीं है और एक ऐसे में हम ये भी कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम किसी ब्लॉक के साथ खड़े नजर तो आते हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन हम जिस तरह चीन में अभी गए उसके बाद अब रशिया जा रहे हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत भी है जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ सकती है? जी देखिए, कीमत तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप देखें कि जब जा रहे थे वजीर आजम चाइना के दौरे के लिए
تو کتنے حملے ہوئے یہاں پر بلوچستان میں، اور ساتھ یہ بیان بھی آ گیا کہ جی ہمارا یہ اسٹریٹجک حلیف ہے پاکستان، تو یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی یہ چلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دورہ روس جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ ماضی بعید میں یعنی پاکستان جب بنا تو پاکستان کے لیے دو آپشنز تھیں کہ اس وقت بالکل دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی، عالمی جنگ ختم ہوئی تھی، ایک نئے قوت کے طور پر امریکہ ابھرا تھا کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے، پاکستان نے بحیثیت مجموعی جو بھی فیصلے کیے ہیں، یہاں بہت تنقید ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، ہماری سیاستدانوں پہ، ہماری انٹیلیجنشیا پہ، لیکن ہم نے وائز فیصلے کیے ہیں اور ایسے فیصلے کیے ہیں جو مستقبل میں درست ثابت ہوئے ہیں۔ جی اس وقت ہم بجائے اس کے کہ برطانوی کیمپ میں سے جڑے رہتے یا رشین یا سوویت یونین کیمپ میں چلے جاتے جس نے آخر زوال پذیر ہونا تھا، ہم امریکن کیمپ کا حصہ بنے، لیکن ایسا نہیں بنے جو عام یہاں ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، جی ہم تو غلام بن گئے۔ خان صاحب بھی آج کل روز کہتے ہیں، دیکھیں کئی بڑے فیصلے ہیں جو ہم نے اپنی امریکہ کی مرضی کے خلاف، بلکہ امریکہ کو خلاف کر کے امریکہ کی ناراضگی مول لے کر کیے ہیں۔ جب چین آزاد ہوا ہے اکتوبر میں، 2 اکتوبر کو چین کے انقلاب کا اعلان ہوا، انقلابی حکومت کا اعلان ہوا، اور جنوری میں ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، جبکہ 1970 تک امریکہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ جو فارموسا کو، جو اب تائیوان ہے، اس کو سمجھتا تھا چین، چیانگ کائی شیک کی حکومت کو سمجھتا تھا کہ وہ چین ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اچھا بعد میں پتہ چلا، اگر اس وقت لوگ آج بھی تنقید کرتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کو امریکہ کے بجائے جناب سوویت یونین جانا چاہیے تھا، ماسکو جانا چاہیے تھا، جو گیا ماسکو یعنی انڈیا تھا یا شام تھا یا کئی اور لوگ تھے، بعد میں کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے پھر امریکی کیمپ میں جانا پڑا ان کو۔ اور اس کیمپ میں اگر ہم جاتے تو وہ جو کالونیل سٹیٹ اور غلامی والا کنسیپٹ تھا وہ بھی ختم یہ ایک ایسی ریاست جو ہمارے پڑوس میں ہے اور جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک ملک کے بعد دوسرے ملک پر، سینٹرل ایشین سٹیٹس پر قبضہ کر لیا، آخری جو تھا وہ پولینڈ پر اس نے قبضہ کیا، رومانیہ پر قبضہ کیا، کئی اور ملکوں پر کیا، تو اس کے ساتھ ہم بھی مقبوضہ ریاست بن چکے ہوتے، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ اچھا آج اس وقت امریکہ ایک زوال پذیر ریاست ہے، یہ حقیقت ہے، اس خطے سے کم از کم اس کا بوریا بستر لکڑا جا رہا ہے، گول ہو رہا ہے، گول ہوا نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے بالآخر۔ اور جو قوتیں ایمرج کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس دورے کی یہ اہمیت ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کا اعلان کر رہے ہیں، جو ہماری پاکستانی قوم کی خواہش رہی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ یہاں نعرہ بلند کرتے تھے کہ جی ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہیے، امریکہ پر انحصار نہیں کرے، وہی وہ مخالفت امریکہ گو والے اب جو ہیں وہ سارے کے سارے خود چکے بیٹھ چکے ہیں امریکی کیمپ میں۔ لیکن ارشاد صاحب ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان دو ٹوک اعلان یہ کر رہا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم مساوی تعلقات تمام ممالک سے چاہتے ہیں۔